बहुत समय पहले की बात है। तारा महल रोशनी, हंसी और संगीत से जगमगा रहा था। आज शाही महल में एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। राजकुमार एलेक्स और राजकुमारी आयला आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे और संगीत की मधुर धुन पर धीरे धीरे नाच रहे थे। उनकी आंखों में सच्चा प्यार साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह पल हमेशा के लिए थम जाए। लेकिन यह सब एक दूर तैरते हुए द्वीप की रानी क्रेडी बालकनी से चुपचाप देख रही थी। वह सुंदर, रहस्यमय और जादुई शक्तियों वाली थी। उसकी निगाहें केवल राजकुमार एलेक्स पर टिकी थी। राजकुमार की मुस्कान और राजकुमारी आयला के साथ उसका सच्चा प्यार रानी क्रेडी के दिल में एक अजीब इच्छा जगा गया। ये शहजादा सिर्फ मेरा होना चाहिए। उसने उसी समय फैसला कर लिया। वह राजकुमार को अपनी दुनिया में ले जाएगी, अपना बनाएगी और हमेशा के लिए अपने पास रखेगी। लेकिन यह सब वह इतनी चालाकी और नरमी से करेगी कि न राजकुमार एलेक्स को कुछ पता चले, न राजकुमारी आयला को। अगली सुबह शिकार के लिए जाते समय राजकुमार एलेक्स ने ऊपर आखिरी नजर डाली। सुबह की हल्की धुंध में सुनहरी धूप राजकुमारी आयला की बालकनी पर पड़ रही थी। उसने अपनी पंखदार टोपी उतारकर सलाम किया और राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। कुछ ही पलों में वह दृश्य पेड़ों के पीछे गायब हो गया, लेकिन दिलों का प्यार वहीं ठहरा रहा। अचानक जंगल में कुत्तों की आवाज गूंजी। एक चमकता हुआ हिरन दौड़ पड़ा और राजकुमार अपने तेज घोड़े के साथ उसके पीछे भागा। हिरन हरे रास्तों, फूलों से भरे मैदानों और ऊंची ढलानों से होता हुआ दिन भर आगे ही आगे भागता रहा। Keep running, creature of magic. You must catch me first. शाम के साए गहरे हुए तो हिरन करीब आया और फिर वह अचानक एक अंधेरे गुफा में गायब हो गया। राजकुमार ने घोड़े को रोकना चाहा, लेकिन जोश में घोड़ा गुफा के अंदर चला गया। Faster. कुत्तों की आवाजें मंद पड़ गई, सन्नाटा छा गया और अचानक लगाम टूट गई। The darkness awaits. अगले ही पल वे दोनों गहरी खाई में गिरते चले गए। जब वे जमीन पर पहुँचे तो चारों ओर रोशनी फैल गई। अंधेरा खत्म हुआ और राजकुमार खुद को एक हरे भरे रहस्यमय मैदान में पाया। दूर जंगल की ओर कुत्ते दौड़ रहे थे और सामने से एक अजनबी युवा आ रहा था। कांस्य के ब्रोच से बंधा भूरा कोट, सफेद हेजल की छड़ी और समुद्री दांत से जड़ी तलवार। घोड़ा अपने आप रुक गया। राजकुमार जान गया यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि किस्मत का पहला दरवाजा था। संदेशवाहक ने कहा, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताऊंगा। रानी क्रेडी तैरते हुए द्वीप फ्लोटिंग आइलैंड की रानी है और तुम्हें देखते ही उसका दिल तुम पर आ गया। तुम्हें देखते ही उसका दिल तुम पर आ गया। उसने तुम्हें अपने दरबार में लाने के लिए एक परी को हिरण की शक्ल में भेजा, ताकि वह तुम्हें इस गुफा के रास्ते से बहलाकर इस जादुई दुनिया में ला सके। एलेक्स ने आदर से कहा, मैं शहजादी की इनायत से बेहद मुशर्रिफ हूँ, मगर मैं उसके दरबार में ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, क्योंकि ज़मीन आयरलैंड पर खातून आयला मौजूद है, जो तमाम शाही खवातीन में सबसे हसीन है। उसने आयरलैंड के सभी राजकुमारों और सरदारों के सामने वादा किया है कि वह मेरी दुल्हन बनेगी। संदेशवाहक मुस्कुराकर बोला, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैं जानता हूँ कि एक सच्चा बहादुर जैसा कि तुम हो शहजादी क्रेडे के दरबार में आने से इनकार नहीं कर सकता। ये कहते हुए वे दोनों जंगल के किनारे पहुंच गए। वे एक नरम काई से ढके रास्ते पर चले, जो धीरे धीरे इतना चौड़ा हो गया जैसे आयरलैंड की बड़ी सड़क हो। अभी वे ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे कि राजकुमार ने दूर से चांदी की घंटियों की टन टन सुनी और थोड़ी ही देर में देखा कि कोयले जैसे काले घोड़ों पर सवार एक दस्ते उनके पास आ रहे हैं। सभी सैनिक चमकती चांदी के कवच में थे और नीले रेशमी कोट पहने थे। उनके घोड़ों के सीने पर चांद के आकार के चांदी के तामगे थे, जिनसे छोटी छोटी चांदी की घंटियां लटक रही थी और घोड़ों की चाल के साथ मधुर आवाज पैदा कर रही थी। जब राजकुमार पास पहुंचा तो सैनिकों ने अपने भाले झुका दिए और दो कतारों में खड़े हो गए, ताकि राजकुमार और संदेशवाहक बीच से गुजर सके। फिर वे दोबारा कतारबद्ध होकर राजकुमार के पीछे चलने लगे। अंततः वे जंगल से बाहर आए और एक हरे भरे मैदान में पहुँचे, जो रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। वे अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि राजकुमार ने देखा उनकी तरफ 100 सैनिक आ रहे हैं, जो बर्फ जैसे सफेद घोड़ों पर सवार थे। उन घोड़ों के सीने पर सुनहरे हलाल लटके थे, जिनसे छोटी सुनहरी घंटियां झूल रही थी।
जब राजकुमार पास आया तो उन्होंने भी भाले झुका दिए और फिर घोड़ों का रुख मोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद उन घंटियों की धुन पर राजकुमार ने संगीत की पूरी लय सुनी और देखा कि हरे और सुनहरे कपड़े पहने बरबत हारपर बजाने वाले कलाकारों का एक काफिला उनकी तरफ बढ़ रहा है। जब वे राजकुमार के पास पहुँचे तो झुककर सलाम किया और लगातार धुन बजाते हुए काफिले के आगे चलने लगे। जल्दी ही वे एक नीली पट्टी जैसी नदी पर पहुँच गए जो हरे पहाड़ की ढलान से बह रही थी। उस पहाड़ की चोटी पर एक चमकता हुआ महल था। नदी पर एक सुनहरी पुल बनी थी, इतनी तंग कि सवारों को दो दो करके ही पार होना पड़ता। अंत में राजकुमार और संदेशवाहक भी पुल पार करके चढ़ाई करने लगे, लेकिन राजकुमार को ऐसा लगा जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे हिल रही हो। Something is wrong. जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो न तो सुनहरी पुल थी न नीली नदी। अब नदी एक बड़े दरिया जैसी फैल चुकी थी और हर पल चौड़ी होती जा रही थी। संदेशवाहक ने कहा, अब तुम तैरते हुए जजीरे पर हो और तुम्हारे सामने जो महल है वो शहजादी क्रेडे का है। उसी समय महल के दरवाजे से रानी क्रेडी खुद बाहर आई। उसकी सुंदरता इतनी चमकदार थी कि राजकुमार इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि अगर उसकी बाह पर सुनहरा कंगन न होता जो उसने अपने रेशमी कपड़े की आस्तीन के नीचे पहना था तो शायद वह राजकुमारी आयला को भूल ही जाता। यह कंगन उन बौने कारीगरों ने बनाया था जो स्कैंडिनेवियन पहाड़ों में रहते हैं। स्कैंडिनेविया के राजा ने यह कीमती तोहफा आयरलैंड के राजा को भेजा था और राजा ने यह कंगन राजकुमारी आयला को दिया था। इस कंगन में जादुई शक्ति थी। जो भी इसे पहने वह कभी उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता जिसने इसे दिया हो। न कोई जादू न कोई शक्ति इसे बाह से उतार सकती थी, लेकिन यदि पहनने वाला किसी दूसरे को थोड़ी देर के लिए भी उस व्यक्ति से ज्यादा पसंद कर ले जिसे कंगन दिया गया है तो कंगन तुरंत गिर जाता और फिर कभी पहना नहीं जा सकता। जब राजकुमारी आयला ने राजकुमार एलेक्स से शादी का वादा किया था उसी समय उसने यह सुनहरा कंगन उसके बाह पर चढ़ा दिया था। रानी क्रेडी को कंगन के जादू के बारे में कुछ पता नहीं था। वह यही सोचती थी कि अगर राजकुमार कुछ दिन उसके तैरते हुए द्वीप पर रहे तो वह जरूर राजकुमारी आयला को भूल जाएगा। स्वागत है एलेक्स, क्रेडी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। राजकुमार ने धन्यवाद कहा और दोनों साथ में महल के अंदर गए। तुम इतने तवील सफर के बाद यकीनन थक गए हो। मेरा खादिम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाएगा। गुस्ल के बाद तुम्हें डाइनिंग हॉल में लाया जाएगा जहां ज़ियाफत तुम्हारा इंतजार कर रही है। You look lovely tonight, दावत के Credi. दौरान राजकुमार एलेक्स रानी क्रेडी के पास It's बैठा। truly a magical evening. रानी ने उसे परियों की दुनिया की सारी खुशियों के बारे में बताया। एक ऐसी दुनिया जहाँ न दर्द है, न बीमारी, न दुख, न बुढ़ापा और हर गुजरता पल पिछले पल से और भी खूबसूरत और चमकदार होता है। दावत खत्म होने पर रानी ने राजकुमार के साथ नृत्य शुरू किया। जब चाँद तैरते हुए द्वीप के ऊपर चमका तभी राजकुमार आराम करने गया। सफर और नृत्य से वह इतना थक गया था कि गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज चमक रहा था और महल के बाहर से घंटियों की आवाजें और कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। ये आवाजें उसके दिल में पुरानी यादें ताजा कर रही थीं। वह दिन जब वह तारा के मैदानों और जंगलों में शिकार करता था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सभी परी सैनिक अपने घोड़ों पर तैयार खड़े थे। उसी समय सेवक आया और बताया कि रानी जानना चाहती हैं कि क्या वह उनके साथ शिकार पर जाएगा। राजकुमार तुरंत बाहर आया। उसका घोड़ा पहले से तैयार खड़ा था। वे सभी जंगल में गए जो महल के पीछे मीलों तक फैला हुआ था। सारा दिन शिकार में और सारी रात दावत और नृत्य में बीत गई। अगली सुबह जब राजकुमार जागा तो सेवकों ने आकर बताया कि रानी उनसे मिलना चाहती है। राजकुमार महल के बगीचे में पहुंचा जहां रानी अपने दरबारियों के साथ खड़ी थी। रानी ने कहा, आज हम झील की सैर करेंगे और उसका हाथ पकड़कर वह उसे पानी के किनारे ले गई। जब वे झील के पास पहुँचे तो रानी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और पल भर में शीशे जैसी चमकती हजारों नौकाएं झील के नीचे से उठकर किनारे की ओर चल पड़ी। रानी और एलेक्स एक नौका में बैठे। जैसे ही वे बैठे, दो परी बरबत बजाने वाले नौका के आगे आ बैठी। बाकी नौकाओं में भी परी सवार हो गई।
फिर रानी ने फिर से छड़ी घुमाई। उनकी नौका पर अर्गवानी रेशमी छत बनी और बाकी नौकाओं पर रंग बिरंगे रेशमी पर्दे लहराने लगे। Vibrant. वे इसी तरह आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि वे एक नरम नदी के मुहाने तक पहुँचे जो पेड़ों से ढकी घाटी में बह रही थी। वे नदी के किनारे और झुके हुए पेड़ों के नीचे यात्रा करते रहे जब तक कि एक मोड़ पर पहुँचे जहाँ झील अब दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ उन्होंने अपनी नौकाएं किनारे लगा दी और रानी, एलेक्स और सभी दरबारी पेड़ों की छाया में चलते हुए एक हरी काई से ढकी खुली जगह पर पहुँचे। फिर रानी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पेड़ों के नीचे रेशमी कालीन और नरम सिंहासन बिछा दिए गए। वह खुद और एलेक्स एक अलग सिंहासन पर बैठ गए जबकि दरबारी अपनी अपनी जगहों पर व्यवस्थित हो गए। रानी ने फिर से छड़ी घुमाई तो पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और उनसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट फल गिरने लगे जो उनके हाथों में आकर टिक गए। जब दावत खत्म हुई तो वादी में बरबत हाप की धुन पर नृत्य शुरू हुआ। I never imagined our journey would lead to such a magnificent celebration. फिर जब सब थक गए तो वे फिर नौकाओं की ओर चले गए और वे झील पर तैरते हुए वापस परी महल के किनारे पहुंच गए। इस तरह जंगल में शिकार, झील पर सैर और हरी वादी में नृत्य और उत्सव के दिन गुजरते रहे। लेकिन इन सब खुशियों के बीच भी राजकुमार एलेक्स के दिल में हमेशा राजकुमारी आयला की याद बनी रहती थी। एक चांदनी रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा आयला के ख्यालों में खोया था, अचानक फर्श पर एक साया दिखा। राजकुमार ने खिड़की की ओर देखा तो देखा कि एक नन्ही सी महिला खिड़की के किनारे बैठी सुनहरी सुई गोल्डन बॉटकिन से शीशा बजा रही थी। राजकुमार तुरंत उठकर खिड़की खोली। नन्ही महिला चांद की किरणों पर तैरती हुई कमरे में आ गई और फर्श पर बैठ गई। तुम शहजादी एलन के बारे में सोच रहे हो? हाँ, मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, एलेक्स ने जवाब दिया। मुझे पता है, उसने कहा, और तुम्हारी और आयला की सच्ची मोहब्बत और तुम्हारी माँ की दोस्ती के कारण मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। झील के किनारे एक नाव तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसमें बैठो। वह खुद तुम्हें सरजमीन एरिन तक पहुँचाएगी। वहाँ से तुम्हें एक पगडंडी दिखाई देगी जो तुम्हें टारा के हरे मैदानों तक ले जाएगी। लेकिन याद रखो, जो भी खतरा सामने आए तुम अपनी तलवार न निकालना जब तक तुम जमीन आयरन पर कदम न रखो। I understand. अगर तुमने तलवार खींच ली तो कश्ती पलट जाएगी और तुम हमेशा के लिए इस तैरते हुए जजीरे के कैदी बन जाओगे। अब जाओ और किस्मत तुम्हारे साथ हो। यह कहकर नन्ही महिला चांद की किरणों पर उड़कर खिड़की से बाहर चली गई। शहजादा महल से निकला और झील के किनारे पहुंच गया। उसके सामने चांदनी में चमकती हुई एक नाव खड़ी थी। वह उसमें बैठ गया और नाव चुपचाप चांदनी से भरे पानी पर तैरते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसे सामने किनारा दिखाई दिया और वहाँ से निकलती हुई एक घुमावदार राह भी नजर आई। खुशी से उसका दिल भर आया, लेकिन अचानक दूध जैसी उजली चांदनी फीकी पड़ गई। आसमान में चांद लाल हो गया और झील का पानी जो अभी चांदी की तरह चमक रहा था खून के रंग में बदल गया। तेज हवा चली, लहरें उठी और नाव जोर जोर से हिलने लगी। तभी शहजादे ने एक डरावनी आवाज सुनी। एक भयानक दानव मॉन्स्टर पानी से बाहर निकला और अपने नुकीले पंजों से शहजादे के बाजू पर गहरा जख्म कर दिया। दर्द से बेहोश होते हुए भी एलेक्स ने तलवार खींची और दानव का पंजा काट डाला। वह जानवर पानी में डूब गया और उसी पल झील का रंग फिर से चांदी जैसा साफ हो गया। लेकिन अब नाव किनारे की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि वापस तैरते हुए द्वीप की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही देर में परी रानी की नाव और उसके साथ सारी परियों का बेड़ा उसे लेने आ गया। रानी ने शहजादे का स्वागत ऐसे किया जैसे उसे उसके भागने की कोई खबर ही न हो। बरबत की मधुर धुनों के साथ सब लोग फिर से महल लौट गए। अगली रात फिर वही साया फर्श पर पड़ा, वही हल्की सी दस्तक खिड़की पर हुई और वही नन्ही औरत अंदर आ गई। तुम नाकाम हो गए, उसने अफसोस से कहा। तुम नाकाम हो गए, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। कल मलका अपने परी रिश्तेदारों से मिलने जाएगी। मैं ये मौका नहीं गिनवाऊंगा। वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि अगर तुम्हारा कदम एरन की सब्ज घास पर पड़ गया तो वो कभी तुम्हें वापस नहीं ला सकेगी। जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि वह महल से जा चुकी है, तब डाइनिंग हॉल में जाना।
सिंहासन के पीछे एक छोटा सा दरवाजा होगा जो नीचे की ओर खुलता है। उसे उठाना और सीढ़ियों से नीचे उतर जाना। मुझे नहीं पता वह रास्ता कहाँ जाता है और तुम्हें कौन कौन से खतरे मिलेंगे। मगर ये जरूर जान लो दाई, अगर तुम्हें रास्ते में कोई कुछ पेश करे, चाहे वो कोई तहफा हो या पानी का प्याला, उसे कभी स्वीकार मत करना, वरना तुम एरिन की जमीन पर कभी कदम नहीं रख सकोगे। अगली सुबह जैसे ही राजकुमार ने सुना कि रानी महल से निकल गई है, वह तुरंत डाइनिंग हॉल में गया। उसने दरवाजा खोजा, सीढ़ी खोली और नीचे उतर गया। I feel it dead. वह एक सुनसान वादी में पहुंच गया। दोनों तरफ काले पहाड़ खड़े थे, जिनकी चोटियों पर बड़े बड़े पत्थर हिल रहे थे, जैसे किसी भी पल गिर सकते हो। आकाश में बादलों के टुकड़े तैर रहे थे और बीच बीच में चांद की हल्की रोशनी गिर रही थी। एलेक्स ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया, जब तक कि बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक दिया। अब हर तरफ गहरी अंधेरी छाया थी। हवा रुक गई और सन्नाटा इतना था कि दिल ठंडा हो गया। उसने हाथ आंखों के सामने रखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। उसने आवाज में चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आई। उसने जमीन पर पैर रखा, कोई आवाज नहीं हुई। अपनी तलवार को खींचा, लेकिन वह भी शांत रही। अचानक आकाश फटा, बिजली कड़ी, वादी गूंज उठी। बिजली की चमक में उसने देखा कि दर्जनों धुंधले भूत जैसे साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, डरावनी चीखों के साथ। एलेक्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसे घेर कर खड़े हो गए। उनके ठंडे चिपचिपे हाथ उसके चेहरे पर थे। डर से चिल्लाकर उसने तलवार खींची और अंधाधुंध वार करने लगा। जैसे ही उसने वार किया, सभी साए गायब हो गए। बिजली रुकी, बादल हट गए और सूरज निकला, जैसे गर्मियों की दोपहर हो। तब एलेक्स को समझ आया कि यह सब वादी के जंगल भूतों का धोखा था। अडिग हौसले के साथ राजकुमार एलेक्स ने वादी का सफर जारी रखा। कुछ मोड़ के बाद वह एक विशाल रेतीला मरुस्थल में पहुंच गया। आयला, मैं आ रहा हूँ। बहुत जल्द हम साथ होंगे। सूरज तेजी से जल रहा था और रेत के कण अंगारों की तरह चमक रहे थे। जैसे जैसे एलेक्स आगे बढ़ता गया, उसका शरीर सूखने लगा, जबान तालू से चिपक गई और प्यास उसे परेशान करने लगी। उसी समय धूप में कुछ कदम आगे एक चमकता हुआ पानी का फव्वारा फूट पड़ा। राजकुमार भागकर पास गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने जलते हाथ पानी में डुबोने की कोशिश की, फव्वारा गायब हो गया। वह थक कर और प्यास से लगभग बेहोश हो गया, फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। जैसे ही वह कुछ और चला, फव्वारा फिर से दिखाई दिया, बिल्कुल उसके सामने। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह फिर गायब हो गया। अंत में वह मरुस्थल के अंतिम किनारे पहुंचा, जहां एक हरी पहाड़ी दिखी। पहाड़ी की ढलान में एक सुंदर परी बैठी थी, हाथ में एक पारदर्शी क्रिस्टल का प्याला लिए, जिससे ठंडा पानी बह रहा था। राजकुमार, जिसकी प्यास चरम पर थी, उस आकर्षण को रोक नहीं सका। उसने वह प्याला लिया और पानी पिया। पल भर में उसकी प्यास मिट गई, लेकिन इसके साथ ही परी, पहाड़ी और पूरा मरुस्थल गायब हो गया और वह खुद को फिर से परी रानी के महल के पीछे वाले जंगल में पाया। शाम को परी रानी वापस आई। दावत के दौरान वह राजकुमार के सामने बड़ी खुशी से पेश हुई, जैसे उसे पता ही न हो कि राजकुमार ने भागने की कोशिश की थी। राजकुमार भी खुश मिजाज दिखा, लेकिन उसके दिल में एक दर्द छुपा था। अगर उसने वह क्रिस्टल का प्याला फेंक दिया होता, तो उसी समय वह तारा के शाही महल में राजकुमारी आयला के साथ बैठा होता। दावत खत्म हो गई। राजकुमार अपने कमरे में आया और रात भर खिड़की की ओर ताकता रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसने सारी उम्मीद छोड़ दी, तो खिड़की पर हल्की सी खटखट हुई। उसने खिड़की खोली, वही नन्ही महिला अंदर आ गई। आज भी तुम नाकाम रहे एलेक्स। जब तुम हरे मैदानों पर कदम रखने ही वाले थे, तुम रुक गए। अब तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। कल मलका शिकार पर जाएगी, तुम भी उसके साथ जाना। जब तुम जंगल में सबसे अलग हो जाओ, तो लगाम ढीली छोड़ देना। तुम्हारा घोड़ा तुम्हें झील के किनारे तक ले जाएगा। वहाँ ये सुनहरीपन पानी में फेंक देना।
एक सुनहरी पुल नमोदार होगा जो तुम्हें एरन के मैदानों तक ले जाएगा। लेकिन खबरदार बा, अगर तुमने तलवार निकाली तो तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। मैं समझता हूँ। यह कहकर उसने सुनहरी सुई राजकुमार के हाथ में दी और गायब हो गई। अगली सुबह शिकार शुरू हुआ। Faster, Your Highness. एक सफेद हिरन मैदान से निकला और सब उसके पीछे दौड़ पड़े। You must catch राजकुमार it. का There we घोड़ा go. सबसे Into आगे the निकल गया। trees. जब वह अकेला रह गया उसने लगाम छोड़ दी। घोड़ा सीधे झील के किनारे जा पहुंचा। राजकुमार ने सुनहरी सुई पानी में फेंकी। पल भर में एक सुनहरी पुल दिखाई दी। घोड़ा उस पर दौड़ने लगा। आधे रास्ते में एक योद्धा उसकी ओर आया। चांदी का कवच, चांदी की ढाल और चमकती तलवार। उसने ढाल पर तलवार मारी और दहाड़ लगाई। राजकुमार की तलवार अपने आप नयाम से बाहर आ गई और वह झपट कर उस पर टूट पड़ा। एक ही बार में उसने चांदी का कवच तोड़ दिया। राजकुमार ने घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन घोड़ा एक कदम भी न चला। अचानक पुल टूट गया, आधा हिस्सा झील में डूब गया और राजकुमार मुश्किल से बचा। उसका घोड़ा पलटकर भाग गया और वापस महल के दरवाजे तक आ गया। उस रात न कोई साया आया, न खिड़की पर कोई खटखट। राजकुमार का दिल दुख से भर गया। दिन बीतते गए, उसका उदासी बढ़ता गया। वह अक्सर रात को जंगल में भटकता, राजकुमारी आइला के ख्यालों में खोया रहता। एक रात वह इतना आगे गया कि झील के किनारे पहुंच गया। अचानक एक नाव दिखाई दी। उसमें वही नन्ही महिला बैठी थी। हाँ एलेक्स, मैंने तुम्हें 3 मौके दिएगा और तुम तीनों बार नाकाम रहे। हाँ, मुझे अफरेद के पंजे का दर्द सह लेना चाहिए था, सहरा की प्यास बर्दाश्त करनी चाहिए था और परी का जाम फेंक देना चाहिए था। हमगर जब जंगजू ने मुझे ललकारा तो मैं एरन का सिपाही होकर लड़ाई से कैसे भागता। और अगर तुम लड़ाई से बच जाते तो तुम एरन के सच्चे शहजादे ना होते, ना ही उस लड़की के लायक जो तुमसे मोहब्बत करती है बाला। शहजादी आयला। लेकिन अब तुम कभी अपने वतन वापस नहीं जा सकते। क्या तुम समझती हो कि मैं आयला को भूल जाऊंगा? नहीं, परियों की सरजमीन जो शायद एक दिन तुम्हें तन्हा ना लगे। अगर तुम अगले हफ्ते इसी रात इसी वक्त यहाँ आए जब चांद पानी पर चमक रहा हो तो शायद तुम कुछ देखो। यह कहकर वह नाव वापस अंधेरे में गायब हो गई। राजकुमार महल वापस गया और उस रात सिर्फ राजकुमारी आइला ही उसके सपनों में दिखाई दी। दूसरी ओर राजकुमारी तारा का महल में दिन ब दिन कमजोर होने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, आंखों की चमक चली गई। वैद्य हार मान चुके थे और सभी उसके बिस्तर के चारों तरफ बैठकर उसके आखिरी पल का इंतजार कर रहे थे। अचानक दोपहर में उसके चेहरे पर जीवन लौटा। आंखों में प्यार की रोशनी चमकी और फिर अंधेरा। जब रोशनी फिर फैली, बिस्तर खाली था। उसी शाम राजकुमार झील के किनारे पहुंचा। चांदनी में उसने पानी पर देखा। कुछ देर बाद परियों की धुन सुनाई दी। फिर छोटी छोटी नौकाएं चमकती हुई लहरों पर दिखाई दी। सबसे आगे एक शाही नाव थी और उसमें परी रानी, नन्ही महिला और उसके पास राजकुमारी आइला बैठी थी। नौका किनारे लगी और अगले ही पल आइला राजकुमार की बाहों में थी। उसने उसे बार बार I चूमा। knew you would come for me, my prince. मेरे लिए भी कोई भूसा नहीं एलेक्स? नन्ही महिला हंसते हुए बोली। तुम्हारे लिए तो एक नहीं, दर्जनों। तुम वहाँ एरन में कभी वापस नहीं जा सकते, लेकिन आइला तो यहाँ आ सकती है ना? मैंने चाहा था कि वो तुम्हें भूल जाए, मगर अब जान गई हूँ कि मोहब्बत वो कुव्वत है जिसे कोई जादू कभी शिकस्त नहीं दे सकता। तुम दोनों अब हमेशा के लिए यहाँ रहोगे, जहाँ बढ़ापा, दुख या जुदाई का कोई नाम नहीं। और इस तरह एलेक्स कभी अपने हरे भरे एरन के पहाड़ों पर वापस नहीं जा सका। सदियों बीत गईं, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी चरवाहा लड़का जब रात को अपनी बकरियों के साथ होता है तो उसे गुफा के अंदर से शिकार के कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। वही गुफा जो आज भी एलेक्स की गुफा कहलाती है। किसी जमाने की बात है,
एक सरसब्ज और शादाब वादी में एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। उसकी झोपड़ी के आसपास एक निहायत खूबसूरत बाग था, जिसे उसने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से संवार रखा था। रंग बिरंगे फूल, महकती कलियां और नरम हरे पत्ते इस बाग की शान थे। बूढ़ी औरत को बागबानी का बेहद शौक था। वह अक्सर दिन के वक्त बाग में बैठी रहती और फूलों की तस्वीरें बनाती रहती। रंगों से खेलना, कलियों की शक्लें उतारना और खुशबुओं को कागज पर कैद करना ही उसकी जिंदगी की खुशी थी। मगर इन सब के बावजूद वह अकेली थी। उसकी जिंदगी में खामोशी बहुत थी और दिल में एक अधूरापन। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और हवा में ठंडक उतर आई, अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी औरत चौंक उठी। उसने दरवाजा खोला तो एक अजनबी औरत सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी और आवाज में कमजोरी। अजनबी औरत ने आहिस्ता से कहा, माँ जी, मैं बहुत प्यासी हूँ। क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल सकता है? आओ बेटी, झोपड़ी के अंदर आ जाओ। बूढ़ी औरत ने शफकत से मुस्कुराकर कहा। बूढ़ी औरत ने उसे ठंडा पानी पिलाया और खाने के लिए भी रोक लिया। रात को दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, बातें की और यूं अजनबियत आहिस्ता आहिस्ता मिट गई। जब रात गहरी हो गई और चिराग की लौ हल्की सी लड़झने लगी, तब अचानक उस अजनबी औरत का रूप बदलने लगा। उसके आसपास रोशनी फैल गई और लम्हों में वह एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। बूढ़ी औरत हैरत से खड़ी रह गई। परी ने नरमी से कहा, एह नेक दिल औरत, तुमने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया और मोहब्बत दी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। जो मांगोगी वही पाओगी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरी कोई बेटी होती तो ये झोपड़ी भी आबाद हो जाती। परी मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली खोली। इस बीज को अपने बाग में बो देना, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। यह कहकर परी गायब हो गई। अगली सुबह बूढ़ी औरत ने वह बीज अपने बाग में बो दिया। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते वहाँ एक नाजुक सा पौधा उगाया। फिर उस पर एक निहायत खूबसूरत फूल खिला। जब वह फूल पूरी तरह खुला तो बूढ़ी औरत की आंखें हैरत से फैल गई। इस फूल के अंदर एक नन्ही सी निहायत हसीन लड़की बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने मोहब्बत से हाथ बढ़ाया, नरमी से उसे अपनी हथेली पर बैठाया और कहा, तुम तो मेरे अंगूठे जितनी हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम थम्बलीना होगा। यूं बूढ़ी औरत की तन्हाई हमेशा के लिए मिट गई, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में थम्बलीना की मासूम हंसी और नन्हे कदमों की आहट बसने लगी थी। वह नन्ही सी बच्ची उस झोपड़ी की रूह बन चुकी थी और बूढ़ी औरत का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस होता था। बूढ़ी औरत ने थम्बलीना के लिए बड़े प्यार से एक बिस्तर तैयार किया। उसने एक अखरोट के खोल को खूब चमकाया, फिर उसके अंदर नीले बनफशे के नरम और खुशबूदार पत्ते बिछाए जो गद्दे का काम देते थे। ऊपर उसने गुलाब की एक नाजुक पंखड़ी रख दी जो लिफाफ बन गई। यूं थम्बलीना के लिए एक ऐसा आरामदाह बिस्तर तैयार हुआ जिसमें वह हर रात सुकून से सोया करती। दिन के वक्त बूढ़ी औरत लालहा के फूलों की पंखड़ियों से नन्ही नन्ही कश्तियां बनाती और थम्बलीना उनमें बैठकर पानी पर तैरती। वह खुशी से तालियां बजाती और कहकहे लगाती, जिनकी आवाज बाग की खामोशी को तोड़ देती। रात को सोने से पहले बूढ़ी औरत उसे परियों, जगनुओं और जादुई बाघों की प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती और थम्बलीना उन्हीं कहानियों के सहारे मीठी नींद सो जाती। एक ऐसी ही खामोश रात थी। चांदनी हल्के हल्के झोपड़ी पर उतर रही थी और बाग में हर तरफ सन्नाटा था।
थम्बलीना अपने नरम बिस्तर में गहरी नींद सो रही थी कि अचानक एक बदसूरत मेंढकी खिड़की के पास आकर रुक गई। उसकी उभरी हुई आंखें अंदर झांकने लगी। जैसे ही उसकी नजर थम्बलीना के हसीन बिस्तर पर पड़ी, उसके दिल में लालच जाग उठा। वह आहिस्तगी से खिड़की के रास्ते अंदर आ गई, मगर जब उसने बिस्तर में सोई हुई थम्बलीना को देखा तो वह एक लम्हे के लिए साकत रह गई। वह एक नाजुक परी जैसी खूबसूरत लड़की थी जो बड़े सुकून और मासूमियत से सो रही थी। मेंढकी ने दिल ही दिल में सोचा, कितनी हसीन है ये। ऐसी दुल्हन तो मेरे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं उसी की शादी अपने बेटे से कराऊंगी। और इससे पहले कि किसी को खबर होती, वह दबे पांव आगे बढ़ी, थम्बलीना का बिस्तर उठाया और खिड़की से वह मेंढकी बिजली की सी तेजी से बाहर निकली और अंधेरे में गुम हो गई। रात की खामोश फिजा में उसके फड़फड़ाते कदमों की मध्यम आवाज गूंजती रही। वह बेताब थी कि सूरज तलो होने से पहले अपने बेटे को उसकी होने वाली दुल्हन दिखा दे। सारी रात वह उछलती कूदती नदियों, नालों और घास के मैदानों को पार करती हुई तालाब की तरफ बढ़ती रही। आखिरकार सूरज फूटने से जरा पहले वह अपने बेटे के पास जा पहुंची। जैसे ही उसकी नजर थम्बलीना पर पड़ी, उसका बेटा खुशी से उछल पड़ा और बोला, माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैं उसी से शादी करूँगा। हम उसे तालाब के बीच आगे हुए वाटर लिली के एक बड़े पत्ते पर रख देंगे, जहाँ से ये ना भाग सके। हाँ, वो वहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगी। और तब तक हम दलदल के नीचे वो शानदार कमरा तैयार करेंगे जहाँ तुम शादी के बाद रहोगे। यह कहकर उसने बड़ी एहतियात से थम्बलीना के बिस्तर को उठाया और तालाब के ठीक बीच एक वाटर लिली के चौड़े पत्ते पर रख दिया। फिर माँ बेटा जल्दी जल्दी वहाँ से रवाना हो गए ताकि रात होने से पहले अपने घर का बंदोबस्त मुकम्मल कर सके। कुछ ही देर बाद थम्बलीना की आँख खुली। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ तो वह चौंक उठी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। चारों तरफ पानी ही पानी था। सिसकती हुई आवाज में वह बोली, मैं कहाँ आ गई हूँ? कोई है जो मेरी मदद करे? वह तालाब के बीचों बीच कैद हो चुकी थी। आंसू उसकी बड़ी बड़ी आंखों से बहने लगे। बराए कराम, कोई तो मुझे यहाँ से निकाल लो। उसकी मासूम फरियाद तालाब की गहराइयों तक जा पहुंची। पानी के अंदर हलचल मच गई। नन्ही नन्ही मछलियां इकट्ठी हो गईं। उन्हें इस नन्ही सी बच्ची पर बेहद तरस आ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मिलकर वाटर लिली की मजबूत जड़ें कतर डाली। आहिस्ता आहिस्ता पत्ता आजाद हो गया और पानी की सतह पर तैरने लगा। पत्ता हल्के हल्के हिलने लगा और थम्बली ना किनारे की तरफ बढ़ने लगी। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। वह दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी कि शायद अब वह आजाद हो जाएगी। अभी थम्बलीना दिल ही दिल में शुक्र अदा ही कर रही थी कि अचानक फिजा में जोरदार भनभनाहट गूंज उठी। एक बड़ा सा भौरा तेजी से नीचे आया और उससे पहले कि थम्बलीना कुछ समझ पाती, वह उसे उठाकर फिजा में ले उड़ गए। थम्बलीना घबरा गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे छोड़ दो। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। डरने की कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जा रहा हूँ। सब देखेंगे कि मैं कितनी खूबसूरत दुल्हन लाया हूँ। वह उसे उड़ाकर अपने कबीले के पास ले गया। वहाँ सब भौरे फूलों पर बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर थम्बलीना पर पड़ी, वे आपस में सरगोशियां करने लगे। एक भौरा बोला, ये तो हम जैसी ही नहीं है। दूसरा नाक सिकोड़ कर बोला, ना इसके पर है ना रंग, ये कैसी अजीब मखलूक है। तीसरा हंसते हुए बोला, हमरे खानदान में ऐसी बदसूरत दुल्हन नहीं चल सकती। यह सुनकर भौरा शर्मिंदा हो गया। उसका जोश ठंडा पड़ गया। उसने खामोशी से थम्बलीना को एक पत्ते पर उतार दिया और बेदिली से कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम हमारे लिए मुनासिब नहीं हो। यह कहकर वह भनभनाता हुआ उड़ गया। थम्बलीना अकेली रह गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे।
वह रोती हुई बोली, मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी मालूम नहीं। अम्मी बहुत परेशान होंगी। इसके बाद थम्बलीना घास के वसीह मैदानों में भटकती रही। जब भूख लगती तो वह फूलों का झरीगल खा लेती। और जब प्यास सताती तो पत्तों पर जमी शबनम के कतरे पीकर गुजारा कर लेती। दिन गुजरते गए मगर नन्ही थम्बलीना सब्र और उम्मीद के सहारे आगे बढ़ती रही। दिन गुजरते गए और मौसम बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ने लगी, पत्ते जर्द होने लगे और रातें पहले से कहीं ज्यादा सर्द हो गई। नन्ही थम्बलीना चलती रही, कभी घास के मैदानों में, कभी झाड़ियों के बीच और कभी सूखे पत्तों के ढेर के पास पनाह ढूंढती। एक दिन वह बहुत थक चुकी थी। उसके नन्हे कदम कांप रहे थे और होंठ ठंड से नीले पड़ने लगे थे। चलते चलते उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई। वह आहिस्ता आहिस्ता उस झोपड़ी के करीब गई। शायद यहाँ कोई रहता हो। अचानक दरवाजा खुला और एक चूहिया बाहर निकली। उसने थम्बलीना को देखा तो हैरान रह गई। नरमी से बोली, अरे नहीं बच्ची, इतने सर्द मौसम में तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मैं भटक गई हूँ, मुझे कोई पनाह नहीं मिल रही थी। चूहिया फौरन उसे अंदर ले गई। झोपड़ी के अंदर गर्माहट थी। चूहिया ने उसे गर्म बीजों का सूप दिया और कहा, पहले कुछ खा लो, फिर आराम से मुझे सब कुछ बताना। खाना खाकर थम्बलीना ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। बूढ़ी औरत, जादुई फूल, मेंढकी, तालाब, भोरा, सब कुछ। चूहिया खामोशी से सुनती रही। आखिरकार उसने आह भरी और कहा, तुमने तो बहुत कुछ सह लिया है, फिक्र न करो, अब तुम यहाँ मेरे साथ महफूज रहोगी। क्या मैं वाकई यहाँ रह सकती हूँ? चूहिया मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल, बस सर्दियों में घर के कामों में मेरा हाथ बताना। यूं थम्बलीना इस झोपड़ी में रहने लगी। वह चूहिया के लिए गाने गाती, उसके साथ अनाज चुनती और रात को उसके पास बैठकर बातें करती। मगर तकदीर ने अभी उसके लिए और भी इम्तिहान रख छोड़े थे। सर्दियों की एक शाम थी। उसी समय दरवाजा खुला और एक भारी कदमों वाला मेहमान अंदर दाखिल हुआ। यह मिस्टर मोल था, दौलतमंद मगर उम्र रसीद और बदसूरत। वह आकर खाने की मेज पर बैठ गया। उसकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूमी और अचानक उसकी नजर थम्बलीना पर जा ठहरी। वह चौंक उठा, फिर अपनी मोटी आवाज में बोला, यह नन्ही सी लड़की कौन है? चूहिया ने फखर से कहा, ये मेरे साथ रहती है, बहुत सलीकामंद और फरमाबरदार है। मिस्टर मोल ने गौर से थम्बलीना को देखा, फिर मानी खास मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर यह मेरी बीवी बन जाए तो मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा। यह कहते हुए उसने मेज पर सोने के कुछ सिक्के रख दिए। चूहिया की आंखें चमक उठी। लालच ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। उसने सिक्के उठा लिए और हामी भर ली। अगली सुबह चूहिया ने थम्बलीना को अपने पास बुलाया और कदरे सख्त लहजे में कहा, बेटी, मैं अब तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रख सकती। तुम्हारी शादी मिस्टर मोल से तय हो चुकी है। थम्बलीना का दिल दहल गया। ना, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मगर चूहिया ने मुंह मोड़ लिया। फैसला हो चुका है। यूं थम्बलीना भारी दिल के साथ मिस्टर मोल के हमराह रवाना हो गई। वह अंधेरी तंग सुरंगों से गुजरते हुए उसके घर की तरफ जा रहे थे।
रास्ते में एक जगह वे एक गहरे गड्ढे के पास से गुजरे जहां एक अबाबील घायल हालत में पड़ी कराह रही थी। मिस्टर मोल ने हिकारत से कहा, बेकार परिंदा, इसे यहाँ मरने दो, तुम्हें देर हो रही है। ये कहकर वह आगे बढ़ गया, मगर थम्बली ना रुक गई। उसका दिल पसीज गया। उसने नरमी से अबाबील को उठाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह अबाबील को साथ ले आई। मिस्टर मोल के घर पहुंचकर उसने सर्द लहजे में कहा, अभी वक्त है, तब तक तुम घर के काम सीख लो। इन दिनों थम्बलीना छुप छुप कर घायल अबाबील की देखभाल करती रही। वह उसके जख्मों पर मरहम रखती, उसे दाना पानी देती और प्यार से बातें करती। दिन गुजरते गए और अबाबील धीरे धीरे ठीक होने लगी। आखिर एक दिन वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। थम्बलीना ने प्यार से कहा, अब तुम आजाद हो, जहाँ चाहो उड़ जाओ। अबाबील ने सिर झुकाकर जैसे शुक्र अदा किया, अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गई। मगर थम्बलीना नहीं जानती थी कि यही नेकी एक दिन उसकी किस्मत बदल देगी। और फिर शादी का मौसम आ पहुंचा। शादी से कुछ दिन पहले थम्बलीना के दिल में एक उदासी छाई हुई थी। वह मिस्टर मोल के साथ बैठकर खामोशी से सोच रही थी कि अभी तक वह खुली धूप और हवा देखने से महरूम है। आखिरकार उसने हौसला किया और नरमी से बोली, मिस्टर मोल, क्या मैं शादी से पहले एक बार बाहर जाकर धूप देख सकती हूँ? मिस्टर मोल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है। थम्बलीना खुशी खुशी बाहर निकल गई। जैसे ही वह खुली फिजा में आई, अचानक आसमान से एक अबाबील नमूदार हुई, वही परिंदा जिसकी थम्बलीना ने पहले कभी मदद की थी। अबाबील बड़ी, मजबूत और ताकतवर हो चुकी थी। अबाबील ने नरम अंदाज में कहा, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। थम्बलीना खुशी से उसकी पीठ पर बैठी और अबाबील ने हवा में ऊंचाई पकड़कर फूलों की सल्तनत की तरफ उड़ान भरी। कुछ ही देर में वे एक शानदार महल के करीब पहुँचे, जहाँ एक खूबसूरत परी शहजादे उसकी इंतजार कर रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में मोहब्बत की चमक। शहजादे ने नरमी से बोला, A warm welcome, थम्बलीना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। शहजादे ने मुस्कुराकर अपनी जादुई छड़ी से उसे छुआ और थम्बलीना एक हसीन जादुई परी में बदल गई। परियों की दुनिया में शहजादे और थम्बलीना की शादी का ऐलान हुआ। शाही बग्घी में शादी का संदेश बूढ़ी औरत को भी भेजा गया। बूढ़ी औरत ने जब संदेश पढ़ा तो शाही बग्घी में बैठकर फूलों की दुनिया में आई। इस तरह थम्बलीना और शहजादे की शादी हो गई। बूढ़ी औरत ने उन्हें दुआएं दी और रुखसत हो गई। यूं थम्बलीना का सफर, जो तन्हाई और मुश्किलों से शुरू हुआ था, प्यार, नेकी और जादू की दुनिया में खुशी के साथ खत्म हुआ। उसका जादुई बिस्तर, छोटे फूलों की कश्ती और प्यार भरी यादें हमेशा के लिए उसकी यादगार बन गई और वह परियों की दुनिया में शहजादे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगी।